अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेडिकोज विद मी। और ग्लाइकोलिसिस का पार्ट 2 हम डिस्कस करने लगे हैं। पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी थी, ये पार्ट 2 है। इसमें हम इंशाल्लाह ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट कर लेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया था, स्टेप नंबर 4 की बारी है। पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। मैं आपको 3 वाला भी थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ने इसको कन्वर्ट करवाया था। अब ना ये 6 कार्बन शुगर थी फ्रुक्टोज वाली, ये 3 कार्बन शुगर में स्प्लिट अप हो जाएगी, क्लेवेज हो जाएगा इसका, ये टूट जाएगी। ठीक है, एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और एक DHAP जिसको हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो 5th वाला स्टेप होगा वो यही होगा कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में इनकी आइसोमराइजेशन होती रहेगी और ये इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। हम इसको यहाँ से देखते हैं कि क्लीवेज हो गई फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की, वो 3 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम एल्डोलेज था। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आता है कि आइसोमराइजेशन हो गई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड की, और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आइसोमराइजेशन है तो एंजाइम आइसोमरेज होता है। ज़्यादा स्पेसिफिक करके बताना है तो आप बता दें ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट जो है वो हमने स्टेप नंबर 6 डिस्कस करना है, उसको पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। इसमें ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना है, अब इसमें हमने एक और फॉस्फेट ऐड करानी है, यानी ऑक्सीडेशन करवानी है। इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा तो फिर कार्बन नंबर 3 पे सिर्फ फॉस्फेट अटैच थी तो फिर 1 पे भी आ जाएगी और ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब हम ये स्टेप नंबर 5 तक तो पढ़ चुके हैं, अब हम 6 से 10 वाले पढ़े हैं। 6 से 10 वाले जो स्टेप्स थे वो एनर्जी जनरेशन स्टेप्स थे, मैंने आपको बताया था। तो इनमें हमें एनर्जी मिलती रहेगी। तो पहला NADH जो है वो हमें यहाँ से ही मिल जाता है स्टेप नंबर 6 से। ठीक है, और ये जो NADH है ना, इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टोर करना होता है। 1 वाले कार्बन पे जो फॉस्फेट अटैच्ड है ना, उसमें हम इसको NADH को स्टोर कर लेते हैं और बाद में ATP बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। लेकिन NADH की 2 फेट्स हैं, वो दोनों मैं आपको बता देती हूँ। NADH की 2 फेट्स हैं। अगर तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो पायरुवेट को कन्वर्ट करवा देगा NADH लैक्टेट में और NADH खुद यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद NADH नहीं मिलेगा हमें ATP बनाने के लिए, क्योंकि NADH ने पायरुवेट को लैक्टेट में कर दिया। और अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो NADH हमें एज ए एंड प्रोडक्ट मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। अच्छा जी, ये ऊपर से देख लीजिएगा, मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। आर्सेनिक पॉइजनिंग का बुक में जिक्र हुआ है। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है? बेसिकली ना आर्सेनिक जो होती है ना, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है ट्राइवेलेंट और एक होती है पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट जो होती है इसको हम आर्सेनाइड कहते हैं और पेंटावेलेंट को आर्सेनिक कहते हैं। आर्सेनाइड जो होती है ना, इसको एंजाइम इनहिबिट कर देता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। और आर्सेनाइड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो है वो हम TCA साइकिल में पढ़ चुके हैं कि उसने पायरुवेट को कन्वर्ट करना होता है एसिटाइल CoA में, जिसने आगे से TCA साइकिल पूरा रन करना है। तो अगर तो ये एंजाइम इनहिबिट हो रहा है तो TCA साइकिल नहीं चलेगा। फिर ना इसके बाद पेंटावेलेंट जो होती है आर्सेनिक, उसका काम ये करना होता है कि वो ATP और NADH हमें नहीं मिलती उससे, लेकिन ग्लाइकोलिसिस चलती रहती है, पूरा साइकिल इनहिबिट नहीं होता है इससे। ऐसे कैसे कि ये जो था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा, फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनाएगा, ये डायरेक्ट ही 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। ये सिर्फ इस स्टेप को रोकेगा। अब जब ये स्टेप रुक जाएगा तो हमारे पास NADH भी प्रोड्यूस नहीं होगा। यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 7। पहले था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब हमने कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट अटैच थी वो हटा दिया और फिर बन गया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और इसमें हमारे पास स्टेप में एक ATP प्रोड्यूस होती है। यहाँ से देख लें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और ATP जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार नहीं, बेसिकली RBCs में या ऑक्सीजन कम हो वहाँ पे इस तरह होता है कि
ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो कन्वर्ट होता है 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का काम ये होता है कि इसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है आरबीसीज में, और फिर ये जब अपना काम पूरा कर लेता है फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप चलता है, इसको ग्लाइकोलिसिस में तो काउंट नहीं करते, लेकिन बुक में लिखा हुआ है तो ये लिखना है। और इसका नाम है, ये काम हो रहा है इसका नाम है शंट रिएक्शन। तो आपको ये अलहदा से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें बताएं शंट रिएक्शन क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसी को डिटेल में लिख दीजिएगा। ये बता दिया मैंने, एक फॉस्फेट रिमूव होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एंजाइम कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम होता है। अब मेरी बात याद आए, अगर आपको मैंने कहा था कि काइनेज तो फॉस्फेट ऐड करवाते हैं और फॉस्फेटेजिस फॉस्फेट रिमूव करवाते हैं, तो मेरे पे मुझसे लड़ने की बजाय मैंने ये भी आपको कहा था कि फॉस्फेट जो होता है ना, हर जगह पे ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है कि काइनेज ऐड करवाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहाँ पे काइनेज जो होते हैं वो फॉस्फेट रिमूव करवाते हैं, तो ये वो एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद ये जो था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था इसने कन्वर्ट होना होता है आगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये जो है मतलब फॉस्फेट जो 3 वाले कार्बन पे अटैच थी वो 2 वाले कार्बन पे आ गई, आइसोमराइजेशन हो गई और एंजाइम आ गया म्यूटेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने कन्वर्ट होना होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये 9th वाला स्टेप है। स्टेप नंबर 8 और 9 हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 8 क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होना था, यानी फॉस्फेट ग्रुप 3 से 2 वाले पे शिफ्ट हो रहा है, और एंजाइम कौन सा होता है, म्यूटेज, और स्पेसिफिक करके फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और जो स्टेप नंबर 9 है इसमें ना डिहाइड्रेशन करनी होती है हमने 2 फॉस्फोग्लिसरेट की, ठीक है। जब इसकी डिहाइड्रेशन होती है तो एक हाई एनर्जी बॉन्ड बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, एंजाइम यहाँ पे इनोलेज आता है, और इनोलेज को फ्लोराइड जो होता है वो इनहिबिट कर सकता है। फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 10, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, फाइनली हमारा लास्ट स्टेप कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने कन्वर्ट होना है पायरुवेट में, और इसमें हमें एटीपी मिलती है। अब मैंने आपको बताया था, ये देखें ये सिंगल एरो है, यानी ये इरिवर्सिबल स्टेप है। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, वो मेन स्टेप्स होते हैं। एक ये हमने पढ़ लिया था कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, रिवर्सिबल है। दूसरा ये जो थर्ड वाला स्टेप है 6 फॉस्फेट ने 1,6 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। और जो फाइनल हमारा लास्ट वाला है ये इरिवर्सिबल स्टेप है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अभी भी आई होप आपको अच्छी समझ आएगी। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने आगे पायरुवेट में कन्वर्ट होना होता है, एंजाइम इसमें आता है पायरुवेट काइनेज आता है, और ये फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। अगेन ये वही एक्सेप्शनल स्टेप है जहाँ पे काइनेज आगे फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक एटीपी मिल जाती है। अब इसमें ना हमने 2 तरह की रेगुलेशन पढ़नी है, एक हमने पढ़नी है फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, और एक हमने पढ़नी है रेगुलेशन जो होती है वो लीवर में किस तरह से होती है। जो फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन है उसमें ये आता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है ना वो स्टिमुलेट करता है पायरुवेट काइनेज को। 1,6 बिस फॉस्फेट जो स्टेप नंबर 3 का प्रोडक्ट था, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा होता है लास्ट स्टेप के एंजाइम को, ठीक है। ये हाँ यहाँ पे हाँ जी 1,6 बिस फॉस्फेट ने स्टिमुलेट करना होता है पायरुवेट काइनेज को। पायरुवेट काइनेज जो होता है ये इसको किसी तरह से भी सुकून नहीं होता, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है ना जब ये, यानी इसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है तो ये इनएक्टिव है और एटीपी नहीं मिलेगी। अभी आप इतना ही कर लें, बाद में बताती हूँ। फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में तो इनएक्टिव है, डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में तो एक्टिव है, ठीक है, और हमें एटीपी मिल जाएगी। फास्टिंग में जब हमारा ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है, ये हम रेगुलेशन इन लिवर पढ़ रहे हैं। जब हमने खाना नहीं खाया, ग्लूकोज हमारे पास कम है, तो ऑब्वियसली ग्लूकागोन ज़्यादा होती है। ग्लूकागोन ज़्यादा होती है ना तो वो सेल के रिसेप्टर्स पे जो एडिनालाइल साइक्लेज होता है ना उसको एक्टिवेट करती है। एडिनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है तो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होता है जो आगे से प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है।
फिर फॉस्फोराइलेशन हो जाती है पायरुवेट काइनेज की, और हमने क्या पढ़ा कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वो इनएक्टिव होता है तो एटीपी तो बनती नहीं, तो ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा होता है और डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस करवा रहा होता है। आगे इन्होंने इसका एक और पॉइंट बताया हुआ है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए पायरुवेट काइनेज की तो क्या होता है। वैसे आरबीसीज में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं कि वहाँ पे एटीपी बन जाए और बाकी साइकिल चल जाएं, तो एटीपी के लिए हो तो आरबीसीज को माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर सिर्फ एटीपी के लिए ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करना होता है उन्होंने। तो पायरुवेट काइनेज कम होगा तो आरबीसीज की डेथ होना शुरू हो जाएगी और ये ग्लाइकोलिटिक एनीमिया भी कहलाता है। लेकिन उन्होंने एक ये बात लिखी है कि जो जेनेटिकली ये होता है ना कि जिनमें पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, अब उनमें मलेरिया नहीं हो सकता, वो मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन टू लैक्टेट के, ये जो लास्ट ग्लाइकोलिसिस यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब पायरुवेट जो होता है जब एनारोबिक कंडीशंस होती हैं या ब्लड कम है वहाँ उस जगह पे, इस्कीमिया हुआ है या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होता है पायरुवेट ने कन्वर्ट होना होता है लैक्टेट में। और मैंने बताया था कि एनएडीएच का क्या काम होता है कि वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है लैक्टेट में। तो उसको हम यहाँ से देखते हैं, एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में और कौन सा एंजाइम करवाता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, आइज़ के कॉर्निया में, लेंस में, किडनी मेडुल्ला में, टेस्टिस में, ल्यूकोसाइट्स में और आरबीसीज में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो एनएडीएच जो 6 स्टेप में बना था। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट अटैच होती है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। हम फिर उसको यूज़ कर लेते हैं पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर ये होता है कि एनएडीएच जब यहाँ पर यूज़ होता है ना तो फिर वो रेस्पिरेटरी चेन में नहीं जाता। अब एक्सरसाइजिंग मसल है जहाँ पे एनएडीएच ज़्यादा है हमारे पास और एनएडी कम है। ठीक है ना, एनएडीएच ज़्यादा होता है तो एनएडी कम होता है और वाइस वर्सा। तो फिर हम एक्सरसाइजिंग मसल में तो हमें ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है ना एनर्जी की और लैक्टेट की। एक्सरसाइजिंग मसल में जब एनएडीएच ज़्यादा होता है ना तो पायरुवेट जो होता है वो क्या आगे से टीसीए साइकिल चलाने की बजाय या फैटी एसिड सिंथेसिस में जाने की बजाय वो क्या कर लेता है, वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्टेप है ना ये हमारे लिए अच्छा भी होता है कि हमें ये फौरी तौर पे एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, एटीपी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है ना लैक्टेट तो फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टेट की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, जहाँ पे एनएडीएच कम है, एनएडी कम है, ये देखें ना एनएडी जहाँ पे कम है वहाँ पे तो हमने लैक्टेट बना लिया, तो लैक्टेट बना लिया, लेकिन अब वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल भी तो करना है, लिवर की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है लैक्टेट। अब वहाँ पे तो ऑलरेडी एनएडी ज़्यादा है, तो एनएडी ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा से लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो हो सकता है टीसीए साइकिल वगैरह चला ले। अब यूजेस क्या होते हैं पायरुवेट के, पायरुवेट का यूज़ ये होता है कि ग्लूकोज बनता है या तो फिर वो यूज़ हो जाता है टीसीए साइकिल में। इसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस मैंने बता दिया क्या होता है कि जब लैक्टेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, एसिड का लेवल राइज होता है तो एसिडोसिस हो जाता है। और ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन डेप्थ, कहीं हद तक तो हमारे लिए ये स्टेप मैंने बताया अच्छा है कि हमें एनर्जी मिल जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन डेप्थ पर डिपेंड करता है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नॉर्मल क्वान्टिटी में मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर देखो एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको तो जाहिर सी बात है ज़रूरत है ज़्यादा एनर्जी की, तो क्या होता है कि ये जो होता है ये बन जाता है। लेकिन अब एक बंदा है वो सारा दिन बैठा रहता है हमारी तरह, कोई काम ही नहीं करना उसने, जब तो फिर हमें किस चीज़ की भाई एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर ये नहीं होता हमें। ठीक है, अच्छा जी, आगे एनर्जी यील्ड देखनी है। एनर्जी यील्ड जो है ना वो पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, आप ये देखें। अच्छा, एनर्जी यील्ड में हमने देखा कि ये जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है, इनमें एटीपी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है क्योंकि पहले 5 होते हैं वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन दोनों में एटीपी यूज़ हो रही है। और ये वाला स्टेप 9th वाला और ये वाला स्टेप, इनमें एटीपी जो होती है वो जनरेट हो रही है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ना ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
से ये जो सारा सीन है ये इस तरफ भी चल रहा होता है, ठीक है। यानी एक ग्लाइकोलिसिस हमें दो पायरुवेट मिल रहे होते हैं, एक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना रहा है, एक जो मैंने बताया कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी तो 3 कार्बन शुगर है, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो चीज़ सारी यहाँ पे बन रही है वो यहाँ पे भी बन रही होती हैं, ठीक है। तो वो आपको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है बट याद रखना है कि वो बन रही होती हैं। तो 2 ATP अगर हमें यहाँ से मिले हैं तो 2 यहाँ वाले से भी तो मिलेंगे ना, तो टोटल हो गए 4 ATP, और एक NADH यहाँ से मिला तो एक यहाँ से भी मिलेगा, तो अगर 2 NADH। अब 4 ATP से ये याद रखें कि 2 हमने यूज़ कर लिए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एरोबिक अगर ग्लाइकोलिसिस है तो हमें मिल जाएंगे 2 NADH और 2 ATPs, और अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो हमें, मैंने बताया NADH नहीं मिलेगा क्योंकि NADH का काम क्या है, उसने पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाना है, वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें सिर्फ 2 ATPs मिलेंगे। आई होप समझ आ गई होगी। तो वो मैंने लिख दिया कि एनारोबिक में हमें NADH नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूज़ हो गया, और एरोबिक में हमें 2 NADH मिलेंगे और 2 ATP। वैसे 4 बन रहे होते हैं लेकिन 2 हमने ऊपर वाले स्टेप्स में यूज़ कर लिए, इसलिए सिर्फ 2 रह गए। फिर आती है हार्मोनल रेगुलेशन। ये तो इंतहाई आसान है, ये आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है ना तो बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब इंसुलिन ज़्यादा होता है, जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन ज़्यादा हो गया है तो लिवर में ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कौन कौन से हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसके अलावा पायरुवेट काइनेज, ये एंजाइम्स होते हैं ना, ये लिवर ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन करता है ताकि ग्लाइकोलिसिस हो। और मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो मेन जब हमारी फास्टिंग कंडीशन में नहीं हो रही होती, जब हमने वेल फेड स्टेट होती है हमारी, हमने खाना खाया होता है तो ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है, उस टाइम के लिए जो हमें एनर्जी मिल रही होती है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू मिल रही होती है। लेकिन जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाती है, फास्टिंग कंडीशन होती है, तो फिर हमारी बॉडी जो होती है वो ATPs के लिए दूसरी तरफ जाती है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह करवाती है, या वो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करवाती है बॉडी, और ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो जब ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन भी कम है, इंसुलिन कम है तो लिवर ने ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की प्रोडक्शन भी कम कर देनी होती है। ये आ गई हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन। उसके बाद आते हैं पायरुवेट के अल्टरनेट फीड्स कि पायरुवेट क्या करेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया है, एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, ठीक है, और वो क्या करेगा, आगे से एनर्जी प्रोवाइड करेगा एनारोबिक कंडीशन में। लेकिन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आके एसिटाइल को A में कन्वर्ट करता है। अब जिन्होंने मेरी क्रेब साइकिल की वीडियो देखी है वो तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। बाकियों को मैं बता देती हूँ कि पायरुवेट का जो पहला स्टेप जो होता है ना TCA साइकिल का, वो यही होता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स आके एसिटाइल को A में कन्वर्ट करवा देता, ठीक है। और आगे एसिटाइल को A जो होता है वो या तो क्रेब साइकिल चला ले या तो फिर फैटी एसिड सिंथेसिस करवा ले। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी फेट इसकी क्या है, पायरुवेट की अगर कार्बोक्सिलेशन हो जाए या डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए। कार्बोक्सिलेशन हो जाए तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, वो उससे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पायरुवेट की अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, वो पायरुवेट को अल्कोहल यानी इथानॉल में कन्वर्ट कर देगा, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। और चौथी फेट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पायरुवेट जो होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन करवाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये साथ NADH जो होता है वो यूज़ कर लेगा। अब आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह। बाकी मेरा चैनल न्यू है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी हेल्प करें काइंडली। तो अब अल्लाह आप लोगों के नसीब अच्छे करे, आप लोगों की पढ़ाई में बरकत दे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।